मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आपको पता होगा कि बहुत दिनों के बाद आज पुनः हम एमसीक्यू अर्थात पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस सभी के सभी प्रैक्टिकल इसमें जो फैक्ट होंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक बार आप इनको लगाने का प्रयास कीजिए। कोई समस्या हो, किसी भी एनी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य दें। ठीक बच्चों, तो आप जैसा कि देखते हैं एक क्लास 11th का लेक्चर है जिसका नाम आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हाइड्रोजन है। इनसे हम बात करेंगे। ठीक, अभी जूम करेंगे तो सभी क्वेश्चन देखेंगे, बट हाइड्रोजन को समझाने से पहले या हाइड्रोजन के क्वेश्चन पर बात करने से पहले हम आपसे बात कर लें थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन होता है वो देखा जाए तो इसका सिंबल देखें तो H होता है, एंड एटॉमिक नंबर देखें तो 1, एंड एटॉमिक वेट देखें तो भी 1, अर्थात 1.008 होता है समथिंग। तो लेकिन हम मानते हैं। आप जानते हैं इसका आवर्त सारणी में अगर स्थान की बात करें हम तो आवर्त सारणी में यह फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु अर्थात मेटल से करता है, क्षार धातु से भी समांतर रखता है। और 7th ग्रुप के हेलोजन इनसे भी समांतर रखता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी में अगर स्थान दे गए तो वो फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु से भी समांतर रखता है और 7th ग्रुप की हेलोजन से भी समांतर रखता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगी जानकारी। इतनी बात कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए आगे बात करें। अगर देखें तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता या ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, इसकी बैलेंसिंग होती है, वो ओनली 1 होती है। अगर इसकी प्राप्ति स्थान की बात करें तो डियर, ब्रह्मांड में यह सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक दूसरा, ऐसा कर, सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। दूसरा तत्व है। कहा जाता है कि ये लगभग 76% पाया जाता है। बस समझ में आ गई? मतलब इसकी बैलेंसी 1 है और ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला एक दूसरा तत्व है जिसकी मात्रा 76 होती है। ठीक है, अब इसकी 76% होती है समथिंग। अब 76% होने के पश्चात अगर इसकी अगली बात करें तो जो हाइड्रोजन है इसकी खोज, मतलब हाइड्रोजन शब्द की यदि बात करें तो हाइड्रोजन शब्द लेवासिये ने दिया था। जो खोज की बात हो रही थी तो हाइड्रोजन जो शब्द है, वर्ड है,
इसे लेवासिए ने दिया था। किसने दिया था? लेवासिए ने। ठीक, मतलब हाइड्रोजन जो शब्द है इसे किसने दिया? लेवासिए ने। और हाइड्रोजन को गैस के रूप में, गैस के रूप में खोज की थी, आपको बता दें तो उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। क्या समझ में आया? समझ सकते हैं इसकी। एक है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा तत्व है 76%। खोज, इसकी खोज सब मतलब खोज की बात कर रहे हैं, शब्द जो था हाइड्रोजन शब्द वो दिया लेवासिए ने, और हाइड्रोजन को गैस नाम दिया हेनरी कैवेंडिश ने। मतलब गैस के रूप में हाइड्रोजन को किसने खोजा? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, आइए इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर देखें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें, समस्थानिक, इतना आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम, और तीसरा नाम है ट्राइटियम। अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3 टाइप के हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम समस्थानिक है, इसको हम 1H1 भी लिखते हैं, या साधारण रूप में इसको H ही कहा जाता है। ड्यूटीरियम को हम 1H2 या लिखते इसको D है ड्यूटीरियम। इसी का इसको लिखते हैं 1H3, इसको लिखते हैं T, सी ट्राइटियम। अगर प्रोटियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो प्रोटॉन की होती है 1 और न्यूट्रॉन देखा तो 0। उसमें देखा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन की होती है 1, न्यूट्रॉन होते हैं 2, ओनली 1। ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देंगे तो प्रोटॉन कितना? ओनली 1, और 3 में से 1 गए, बचे 2। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपके सामने हो गई। तो ये सूक्ष्म अवलोकन था आपके सामने हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अच्छे से। ठीक, अब देखिए पहले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्रस्तुत। क्या कहता है? H2O2 की सल्फर के साथ अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो भाई सल्फर के साथ जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार की हमारे हिसाब से इसे लिखा है ये H2 सल्फर होगा इसमें, और इसी करा दिया हमने H2O2 से अभिक्रिया। तो क्या बनेगा? आप कहें 2 हाइड्रोजन जो हैं और 2 हाइड्रोजन जो हैं, 2 और 2 गत्तों का 4 और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 2H2O बन सकता है, और प्लस में S निकल जाएगा। तो आप इस S को देखिए, इस H2 की इससे तुलना करा के देखिए, तो यहाँ S के पास H है और अब S के पास H नहीं है। इधर S के पास H है मतलब हाइड्रोजन है, और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? प्रतिस्थापित। और हाइड्रोजन का अलग होना ही कहलाता है क्या? ऑक्सीकरण। इसे क्या बोलते हैं? मतलब एक प्रकार की यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और जैसे ऑक्सीजन और H2 और O में देखें तो इसे यहाँ हो रहा है अपचयन। जब एक ऑक्सीकरण है तो दूसरा अपचयन। तो दी गई अभिक्रिया में क्या देखते हैं? ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो दोनों अभिक्रिया होने का मतलब है रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। दोनों का मतलब क्या है? रेडॉक्स। आपका क्वेश्चन जी विकल्प में तो कोई रेडॉक्स देने बियर हिंदी वर्ड में लिखा, प्योर हिंदी वर्ड अपोचयन लिखा ना, यही राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन पर।
अरे क्वेश्चन ने क्या कहा, H2O2 की सही संरचना बताइए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना देखा तो हाइड्रोजन कहा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अर्थात H2O2 एक खुली किताब की भांति होता है। मतलब इस संरचना कैसे बनेगी, देखो HO, एक मिनट थोड़ा रॉन्ग हो गई, HOOH, इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। बात समझ रहे हो मेरी बात को, जो संरचना इस प्रकार की होती है। अगर इस प्रकार की संरचना दिखा रही है तो देख सही है आपकी, देखो जी ये ऊपर ही वाली देख सकते बी नंबर की, तो भैया H है, ये H है, फिर O है, फिर O है और फिर H है। यही तो हमने बताई थी HOOH, इतना है, यही प्रक्रिया है। तो सही संरचना इसकी यही है अर्थात बी वाली। क्या हो जाएगा, H2O2 की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो संरचना है वो यही होगी इसकी। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एंगल होता है समथिंग, अभी क्लियर तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन समथिंग 97 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 97 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जल मृदुकरण के लिए उपयोगी कॉल कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा। तो भैया आपको बता दें जल मृदुकरण का होता क्या है, होता तो है NaPO3 का होल 6 होता है। इसे हम कैल्कोजन भी कहते हैं। और यह कैल्कोजन यहाँ पर इस प्रकार परिवर्तित होता है जो आपका लिखा ना, ये जल के मध्य Na2 Na4PO3 का होल 6, ठीक है, ये समझ के चलना। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन निम्नलिखित को बना देता है। जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका यदि आयनन करें, आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और बन क्या जाएगा जी H+, तो क्या देता है हाइड्राइड आयन, प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन, तो भाई ये प्रोटॉन देता है 84, ठीक है। कि क्वेश्चन कहता है ऐसा क्वेश्चन कि क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन निम्नलिखित कौन देता है, मतलब को बना देता है। जैसे हाइड्रोजन का है, इसका आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा H+ बचेगा। तो भाई कौन बनाता, प्रोटॉन ही बना के देगा वो। H+ क्या होता है, प्रोटॉन, तो सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए 5वें नंबर क्वेश्चन में देखा, अपने गलनांक पर बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों होती है ऐसा। तो रीजन है कि बर्फ में H2 के अणुओं का खोखला षटकोणीय विन्यास होता है। यस, यही राइट आंसर है। मतलब अपने गलनांक पर बर्फ जल से हल्की होती है, क्योंकि आपको पता होगा किसी बीकर में आप पानी भरते हैं, अभी क्या होता है पानी, और किसी बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, ठीक है। उसका रीजन पूछे है कि बर्फ में H2 के अणु का खोखला षटकोणीय होता है, तो बी राइट आंसर होगा। व्यावहारिक क्वेश्चन था ये। 6वें क्वेश्चन देखें, प्रोटॉन रखता है बहुत अधिक जल योजन ऊर्जा, क्या रखेगा ये, जल योजन रखेगा, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब क्या है, H है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और क्या बना H+। अब H+, पहले तो H क्या है, H के पास ये नाभिक है और इसका क्या हुआ, एक कक्षा होगी। अब इसके पास केवल नाभिक बचा, मतलब इसकी कोई कक्षा ही नहीं है, और जिसके इसी कक्षा ना होने के कारण इसका आकार हो गया छोटा। एक बात ध्यान दीजिए, जैसे एक H है और एक H+ है, इससे ही तो बना है ये, तो H परमाणु है तो इसका आकार कुछ होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका आकार अब कुछ बचा ही नहीं। तो H+ का जो आकार होता है वो होता है छोटा, और छोटा आकार होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। जल योजन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, सी रेड है। और अगर H2O2 में OOH का आबंध, अरे बताया नहीं था मैंने, इसकी जो संरचना होती है वो होती है H सिंगल बॉन्ड OH,
इसका जो एंगल होता है वो होता है 97 डिग्री का, मतलब जो डी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। आइए यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो आप खुद देखिए इनको कि निम्नलिखित आयनों में से कौन सा समूह जल को कठोर बनाता है। देखो जल की कठोरता की बात कर रहे हैं, एक जल की होती है अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता किस आधार होती है, तो अस्थायी कठोरता के लिए जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जल की अस्थायी कठोरता होती है जो जल के कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होते हैं इनके बाइकार्बोनेट, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट होना चाहिए। और स्थायी कठोरता की बात करें हम, स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फाइड हो और क्या हो, या और क्लोराइड हो, तो स्थायी कठोरता। मतलब जल अस्थायी रूप से कठोर कब होगा, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे। और जल स्थायी कठोर कब होगा, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, देखो सोडियम लिखा, तो यहाँ लिखिए बी राइट आंसर होगा। अब पढ़ लीजिए, ये मैं समझा दिया है। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आइए क्वेश्चन कहता है 1.5 NH2O2 विलयन की आयतनिक शक्ति है, मतलब 1.5 N H2O2 विलयन की जो आयतनिक शक्ति है, कौन सी शक्ति है यहाँ पर, 1.5 NH2O2 विलयन की आयतनिक शक्ति कौन सी है, एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सूत्र आपको कॉमन सा है, सूत्र होता है शक्ति का 5 × 6 इंटू नॉर्मलता, कोई हार्ड सूट फॉर्मूला तो ये बनेगा, तो 5.6 और नॉर्मलता है 1.5, तो 15 छक्का 90, 9 15 बना 75, 75 9 कितने हो गए 48, गलत होगा, 75 9 84 भाई ना, 84। ठीक है, 1 और 2 अंक सामने से तो लगा देगा, अर्थात 8.4 इसका राइट आंसर आएगा। तो आयतन शक्ति बराबर सूत्र होता है 5.6 10 की 5.6 कोणा नॉर्मलता, तो ये जाएगा और उसकी जगह हल कर देते 8.4 आएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए कोई भी दिक्कत हो बताइए, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, वो हम आपके सामने लेके चलते हैं। जल की तुलना में बर्फ का कम घनत्व निम्नलिखित के कारण होता है, जल की तुलना में बर्फ का कम घनत्व किसके कारण होता है, तो डियर इसके यदि बात करें तो हाइड्रोजन आबंध अंतर क्रिया के कारण होता है। जल की तुलना में बर्फ का कम घनत्व, क्योंकि आप देखा नहीं है, ये कोई पात्र में जल भरा होता है और बर्फ का टुकड़ा यदि डला हो तो वो तैरता रहता है, उसका कारण क्या है कि बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है और जल का अधिक होता है। उसका रीजन पूछा है, उसका रीजन यही है हाइड्रोजन आबंध अंतर क्रिया। ठीक है, 10 में राइट आंसर हो गया। ठीक हो दिक्कत। आइए 11 16 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में, 16 के 16 हल करेंगे आप। क्या कहते हैं 11 में, H+ आयन OH- आयन से अधिक शक्तिशाली क्षार है। ठीक, सही बात है कि H- आयन OH- आयन से अधिक शक्तिशाली क्षार है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया होगी यदि सोडियम हाइड्राइड को जल में घोला जाता है, सोडियम हाइड्राइड को जल में घोला जाता है, बी राइट है। छोटे मारे जल को खोलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी आपकी। ठीक है, इसको ध्यान देना। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है डियर, कहते हैं हमने कौन से पदार्थ का युग्म अभिक्रिया में H2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन गैस कौन है, जैसा था वो कहता है लोहा और H2SO मिल जाए, देखो भैया आयरन है और H2SO4 मिल जाना है,
तो भैया ए तो करेगा, तो एफ ई क्या करता है, SO4 के साथ मिल जाता है और एफ ई SO4 बना देता है और H2 बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायन श्रेणी में आयरन हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसीलिए विस्थापित कर देता है। लोहा तथा भाप, लोहा देखिए Fe है और भाप मतलब H2O, तो Fe2O3 और H2 निकल जाता है हाइड्रोजन गैस। कॉपर, कॉपर आपका Cu और ये लिखा है HCl। भैया कॉपर Cl से क्रिया HCl से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन ऊपर स्थित है और कॉपर नीचे स्थित है, तो इसलिए ये नहीं कर सकता। मतलब कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन ऊपर स्थित है, कॉपर नीचे स्थित है, और जो धातु ऊपर होती है वो नीचे वाली को विस्थापित करती है, ना कि नीचे वाली ऊपर वाली को। इसलिए कौन उत्पन्न नहीं कर सकता, ये वाला उत्पन्न नहीं कर सकता। बाकी सोडियम के एथिल अल्कोहल से आपको जानते हैं सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलती है समझ। हाइड्रोजन गैस आप खुद निकालते हैं, आपको खुद देखो देखो बताएं फिर। ये आपका सोडियम, सोडियम एथिल अल्कोहल इक्वल, तो सोडियम क्या करेगा, इसे H को अलग कर देगा और बना देगा C2H5ONA, जिसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि जब H2O2 ऑक्सीकृत होता है तो उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को यदि हम ऑक्सीकृत कर दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब H2O2 ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन हम इसको दे। एक मिनट अपना दोबारा सही करता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब H2O2 ऑक्सीकृत होता है। तो भैया ऑक्सीकृत होने के लिए ऑक्सीजन लगाना है। ये थोड़ी उन्होंने कहा है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन ही क्रिया करेगी, ऑक्सीजन लगाया तो क्या होगा आप तो जानते हैं, इधर का H2 इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा H2 को, बचेगा क्या O2। तो आपका क्या आंसर, राइट आंसर है बी, आपका राइट आंसर होगा। H2O2 को ऑक्सीकृत किया तो H2 क्या O को लेकर H2 और ये वाला O था निकल गया, मतलब ऑक्सीजन निकलती है। 13वें का बी राइट आंसर। ठीक है, आइए चलिए ठीक है, सेट हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है 14वां कि भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, वो कहते हैं उनके बारे में समझाना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग एक विमंदक अथवा मॉडरेटर के रूप में होता है। तो भैया हम तो कहेंगे भाई सही है ये वाला 14 का, ये तो ये सही है, क्योंकि ड्यूटी भारी जल क्या है, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, मतलब ड्यूटीरियम का ऑक्साइड भारी जल कहता है। और इस भारी जल का प्रयोग क्या में करना है, मंदक के रूप में। तो भारी जल के बारे में कुछ कथन नहीं दिया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो D2O, ठीक है, तो D2O के बारे में करेंगे। तो न्यूक्लियर मंदक के रूप में क्या होता है, सही है। दूसरा, भारी जल अपेक्षाकृत साधारण जल से अधिक संगठित होता है, यस ये भी राइट सही है। और साधारण लिखा भी, जब भारी जल अधिक प्रभावी विलायक है, नहीं, अर्थात जिसमें फर्स्ट और सेकंड ये दो सही हैं, वही राइट आंसर। इसका मतलब है बी आपका राइट आंसर। मतलब ये क्लियर है कि भारी जल मंदक के रूप में करता है और अधिक संगठित भी होता है, ठीक है, प्रभावी नहीं होता है। 14 का बी होगा क्लियर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में बात करें हम। देखिए इसमें कोई हल भी रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलीय केमोनोफोर अभिक्रिया अम्लीय परिस्थिति में H2O2 से करवाने पर देता है। अरे ये तो सिंपल है, देखते नहीं आप बताएंगे क्या बताता है। मतलब जलीय केमोनोफोर है और अम्लीय H2SO4 से कराता है क्रिया, ठीक, तो क्या देता है, तो आपको पता होनी चाहिए। यह देता क्या है, Mn2+, क्योंकि MnSO4 बनता है और ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसके लिए।
आइए 16 राइट आंसर देख लो। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, फिर आगे इसमें कुछ आपको और क्वेश्चन ही मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन के लिए असत्य है? ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा कथन असत्य है? कि हाइड्रोजन के 3 समस्थान जिसमें से ट्राइटियम प्रचुरता में है। तो भैया ये तो राइट आंसर है, कथन असत्य कह रहे हो। तो ये तो सही है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थान है, लेकिन ये वाला पॉइंट गलत है थोड़ा। ठीक है, असत्य पूछा तो इसका मतलब ये तो सही होगा अपना। और कौन सा सही इसके अकॉर्डिंग सही है? हाइड्रोजन आयनिक लवण में धनायन की तरह व्यवहार नहीं करता। नहीं करता। ठीक है, आयनिक लवण में नहीं करता। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का अस्तित्व, ये ध्यान देना, ये वाला सही है। इन 2 क्वेश्चनों इसके अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, इसकी आपके हल भी दिया गया है, अच्छे से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। कहें तो देखो ये है सॉल्यूशन इस पूरा आपके सामने स्पष्ट रूप से देखिए। इसको अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं, आपको पढ़ना हो पिछले क्वेश्चन के। और देखो ये सभी क्वेश्चन हैं आपके, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर होगा तो कुछ क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी कि क्या राइट आंसर है और क्या रॉन्ग है। बताइए, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आगे भी और आप देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, दिक्कत हो तो बता देना, हमें बता दे चलना कमेंट में। ठीक, हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने ही चैनल पर लेकर आए हैं, जैसा कि आप देखते हैं, आज 2 इंपॉर्टेंट मेथड पर हम बात करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। सबसे पहले एक मेथड लेंगे हम फिनॉल का, और दूसरा मेथड लेंगे हम एसिटिक एसिड का। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी कि कहीं ऐसे कहाँ एसिटिकम और कहाँ फिनॉल, कहाँ एसिटिकम और कहाँ फिनॉल, ये तो लंबा हो गया। लेकिन बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मेथड जो हम लेंगे, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मेथड होंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे फिनॉल। अगर बच्चों फिनॉल के मेथड पर हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि हम चैनल पर फिनॉल जैसे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। कई लेक्चर हमने उसके आपको प्रोवाइड भी किए हैं। उसी लेक्चरों में हमने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट था एक बार वो फिर पुनः एक बार लेते हैं बच्चों। तो अगर बच्चों हम लें तो हमने आपको क्या बताया, हम लेंगे क्या बच्चों, हम लेंगे बच्चों फिनॉल पर चर्चा करेंगे बच्चों, फिनॉल पर। और बच्चों फिनॉल देखें बच्चों, तो फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH। या आप जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं बच्चों, रिंग के साथ OH लगा दिया, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल समूह हमने ऐड किया, तो ये भी फिनॉल है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा या ऐसा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात हम बात जो यदि आपसे कहें कि और कैसे लिखेंगे हम, तो आप एक बात ध्यान देना, फिनॉल को रुंजे नामक वैज्ञानिक ने इनके डिस्कवर की, और रुंजे ने बताया इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में। इसको नोट करना पॉइंट को, अम्लीय प्रकृति के बारे में। मैंने आपको ये कहा कि रुंजे नामक वैज्ञानिक ने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया, और बताया कि अम्लीय प्रकृति के कारण उन्होंने फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा। क्या कहा डियर बच्चों, कार्बोलिक अम्ल। रुंजे ने अम्लीय प्रकृति के कारण इसको कार्बोलिक अम्ल कहा। क्या बच्चों कहा, कार्बोलिक अम्ल। पहली बात दोबारा, फिनॉल जिसे हम बोलते हैं C6H5OH या बेंजीन समूह पर हाइड्रोक्सिल समूह ऊपर से लग जाए तो इसे हम फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल में हमने आपको बताया कि रुंजे ने इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा। क्या कहा इसे हमने, उन्होंने कार्बोलिक अम्ल भी कहा। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो ध्यान देना, कार्बोलिक अम्ल होते क्या है,
या कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, इस प्रकार की बातें, हमारी कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं। बच्चों आज हमने आपको पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको दो इंपॉर्टेंट मेथड पर आए हैं, जिनमें से एक बात करेंगे फिनॉल पर। तो ये आपको फिनॉल की जानकारी हो चुकी। अगर फिनॉल की जानकारी हो गई हो तो इसको हम रफ करते हैं और आगे चलते हैं। रफ करने के लिए एक मिनट डस्टर, एक मिनट बना। गया कहाँ है मेरा, दाते दाते, एक मिनट के बच्चों, बस 2 मिनट या 1 मिनट किया आप, बस आइए। ठीक है, रफ करते हैं इसको, आइए। क्यों स्टॉप करें वीडियो को यहीं से अगर, तो सबसे पहले मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। हमें बात करनी है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। बच्चों मेथड बहुत सिंपल सा है और अच्छा है, आपको आनंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले कोल तार का जब हम सबसे पहले कराते हैं आसवन, कोल तार कराते हैं बच्चों, सबसे पहले कराएंगे आसवन। तो ध्यान से समझना, हमारे पास जो कोल तार प्राप्त होगा, मेथड है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। हम आपको पहले भी समझा डिटेल में, आप एक मेथड कोल तार का सबसे पहले कराएंगे आसवन। जब आसवन कराते हैं बच्चों, कोल तार में कई चीजें मिलती हैं, जैसे कोल तार में कई चीजें मिलती हैं, जैसे भारी तेल हमें मिलता है, हमें मिलता है मध्य तेल, हमें मिलता है हल्का तेल, और हमें मिलता है टार, और हमें मिलती है कुछ गैसें। बताइए, हमने ये कहा कि जो कोल तार है, कोल तार से फिनॉल का निर्माण, तो जो कोल तार है, इस कोल तार से फिनॉल कैसे बनता है, तो हमने कोल तार करेंगे आसवन। आसवन करने पर सबसे पहले मिलेगा भारी तेल, फिर मध्य तेल, फिर हल्का तेल, फिर टार, और फिर गैसें। बस समझ आ गई, इतनी चीजें मिलेंगी। और जिनमें से आपको बता दे, जो आपका मध्य तेल है, इस मध्य तेल में फिनॉल, फिनोक्सिलीन और अशुद्धि होती है। देखो इस मध्य तेल में क्या होता है, फिनॉल होता है और नैप्थेलीन होती है, और कुछ क्या होती है, अशुद्धि होती है। बात समझ आ गई। मैंने कहा मध्य तेल में फिनॉल, नैप्थेलीन और अशुद्धि होती है। ठीक, अब जो हमने आसवन कराया तो हमें इतनी चीजें मिली, तो आसवन कराया किसी चीज का तो गर्म तो होगा ही। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम, ठंडा, क्या करते हैं, ठंडा। और ठंडा करने से प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, आपको बता दें, अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो जो नैप्थेलीन है, जो आपका नैप्थेलीन है, ये क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे ही हम फिनॉल मध्य तेल को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो नैप्थेलीन का होगा क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या, फिनॉल मिल जाएगा और प्लस अशुद्धि मिल जाएगी। तो बात देखो, हमें ओनली चाहिए क्या है, फिनॉल। तो हमने ठंडा किया, नैप्थेलीन क्रिस्टल अलग होगा जम के, अब फिनॉल अशुद्धि मिले। बच्चा आपको बता दें, अशुद्धि यदि हम दूर कर दें तो हमें फिनॉल अकेला प्राप्त हो जाएगा। आपको बता दें अशुद्धि क्या होगी, अशुद्धि अम्लीय भी होगी, अशुद्धि क्षारीय भी होगी, सभी प्रकार की अशुद्धि होंगी, अम्लीय भी होगी और क्षारीय भी होगी। तो सबसे एक एक करके हमने अशुद्धि अलग करना पास दिया। पहले हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला। कैसे, क्यों डाला इसमें डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 डाला, जिससे क्या होगा, क्षारीय अशुद्धि अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्षारीय अशुद्धि हो गई, क्या पृथक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अगर डेल H2SO4 के साथ इसको हम गर्म करेंगे
तो क्षारीय शुद्धि का हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अच्छा क्षारीय शुद्धि अलग हो जाएगी तो बचेगा क्या, फिनॉल प्लस, फिनॉल का बचेगा अम्लीय अशुद्धि। क्या बचेगा, फिनॉल बचेगा और अम्लीय अशुद्धि बचेगी। देखते हो। अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, इस पर डालेंगे डाइल्यूट NaOH। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बस समझिए क्यों। अगर हमें क्षारीय शुद्धियां दूर करनी है तो तनु H2SO4, और यदि अम्लीय शुद्धि दूर करनी है तो तनु NaOH। क्योंकि यदि अम्लीय अलग करनी है तो क्षार मिलाइए, क्षारीय अलग करनी है तो अम्ल मिलाइए। ठीक है, जब किया हमने तो हुआ क्या, यहाँ ओनली हमारा जो जब भी बना तो हमारा बना यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड मिला, और अम्लीय जो अशुद्धियां थी, जो अम्लीय शुद्धि थी वो तेलीय द्रव के रूप में पृथक हो जाती है। बताइए समझ में बात, दोबारा सुन लीजिए। कोल तार से फिनॉल का निर्माण कैसे किया। सबसे पहले कोल तार का हमने आसवन किया। जब कोल तार का हमने आसवन किया तो हमें 3-4 चीजें मिली, भारी तेल, मध्य तेल, हल्का तेल, तार और गैसें। ठीक है, मध्य तेल में हमने देखा कि इसमें फिनॉल, नैप्थलीन और अशुद्धि पाई जाती है। अशुद्धि अम्लीय और क्षारीय किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो हमने इसको आसवन किया था तो ये मध्य तेल हमारा था गर्म खौलता हुआ, इसको हमने किया ठंडा, और ठंडा किया तो जो नैप्थलीन था यह क्रिस्टल के रूप में, मतलब क्रिस्टल का ठंडा करेंगे तो जम जाएगा, और जम के क्या होगा अलग कर देते हैं। फिर बचा फिनॉल, बचा अशुद्धि। अशुद्धि अम्लीय भी है, अशुद्धि क्षारीय है। तो तनु H2SO4 डाला तो क्षारीय अशुद्धि भाग गई। बात समझे, क्षारीय सिद्धि लग गई, बचा क्या, फिनॉल प्लस अम्लीय अशुद्धि, फिनॉल और क्षारीय अशुद्धि, अम्लीय अशुद्धि। अब क्षारीय अलग करें अम्ल से तो अम्लीय अलग करेंगे क्षार से, तो तनु NaOH मिलाया तो क्या हुआ, अम्लीय अशुद्धि तेलीय द्रव के ऊपर होगा और बना क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड को जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। अब देखिए रिएक्शन देखना कैसे, ये आपका C6H5OH कैसे किया, वो NaOH से, NaOH से क्या होगा आप जानते हैं, होना क्या है। अब देखिए C6H5 है, आपका क्या होगा, OH ले लीजिए, यहां से ऐसे ले लीजिए, पानी निकाल दिया, C6H5ONa बना सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और यही क्योंकि फिनॉल में हमें क्या मिला है, NaOH, फिनॉल में क्या मिला है, NaOH, फिनॉल में क्या मिला है, NaOH बन गया। दूसरी बात क्या हुई, यही फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड था C6H5ONa, कैसे निकाला है, H2SO4, क्या मिला है, H2SO4। तो क्या होगा आपका, देखो कुछ नहीं होना है, क्या जाएगा, Na जाएगा SO4 के साथ, क्या बना देगा, Na2SO4, 2H है, 2 लग जाएगा तो बनेगा 2C6H5OH। देखिए बताइए, ये दो रिएक्शन के साथ आपका कंप्लीट हुआ होगा कोल तार से फिनॉल का निर्माण, कोल तार से फिनॉल का निर्माण, कोल तार से फिनॉल का निर्माण। इसको समझिए, विचार कीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा इसको, लिखिए अच्छे से लिखिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, टाइम दिया आपको, जल्दी का बच लीजिए, क्योंकि आप पढ़ना आपको है, यदि आप ही ना पढ़ो तो हम क्या करें इसके लिए। ठीक है, लेक्चर आज का छोटा जरूर रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात का देना। लिख लिया, चलिए एक लास्ट मेथड और हम देखेंगे, उस पर आप देखिए।
अब हम बात करेंगे पाइरोलिग्नेशन। हमने आपको पहले भी कहा कि हम आपकी केवल 2 मेथड लेकर आए हैं, एक फिनॉल से संबंधित और दूसरा मेथड आपके एसिटिक अम्ल से। तो डियर, एसिटिक अम्ल का जो निर्माण करेंगे वो हमारा होगा पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। पाइरोलिग्नेस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। डियर, बता दूं, पाइरोलिग्नेस अम्ल कोई पार्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, यह कई यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और जल होता है। मैं बार बार कहता हूं, पाइरोलिग्नेस अम्ल में मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और जल, इन सब की अशुद्धियां होती हैं। मतलब अशुद्धियां क्या है, कह सकते हैं, मतलब अशुद्धि नहीं कह सकते हैं, गलत वर्ड बोला मैंने। मतलब मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और जल, इन सभी को आपस में मिला दीजिए तो हमारा वो कहलाएगा पाइरोलिग्नियस अम्ल। ठीक, चलिए पाइरोलिग्नियस अम्ल। आइए, अगर पाइरोलिग्नियस अम्ल हो गया, देखें तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल निर्माण कराएं तो आपको बता दें, मैंने आपको पहले बताया, यहां क्या होता है 8 से 10% इसमें एसिटिक अम्ल होता है और हमने क्या बताया, बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। इसको समझ है? और अन्य पदार्थ समझ लीजिए, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल, ये कई अन्य पदार्थ होते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। डेल्टा का चिन्ह लगाया, हम लिख लीजिए अगर दिक्कत हो आपको। सबसे पहले करेंगे गर्म, और जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी हमें मिलती है वाष्प, वेपर प्राप्त होता है हमें इसका। क्या मिलता है? वेपर। और इसी वेपर में हम बुझा चूना डाल दे, CaOH का होल टॉय विलयन प्रवाहित करने पर, अगर इसको हम गर्म करेंगे सबसे पहले, तो हमें गर्म करेंगे तो हमें इसकी वाष्प प्राप्त होगी। किसी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प मिल जाए, पानी गर्म करेंगे तो वाष्प मिलेगी। उस वाष्प में CaOH का होल टॉय विलयन हमें डालेंगे जैसे ही, वाष्प किसकी है, एसिटिक अम्ल की है। जैसे ही डालेंगे तो हमें कैल्शियम क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट का विलयन प्राप्त होगा। क्योंकि हम डालेंगे इसको, तो ये खुद वाष्प है, पानी पानी हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, अब तक कैल्शियम सॉल्यूशन मिलेगा तो हम इसका क्या करते हैं, क्या है, इसका कराते हैं हम फिर वाष्पन। जैसे कि विलयन बन गया, पानी पानी है, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे पानी, इसको इसके पानी को कर दे उड़ा देंगे। जब पानी अलग कर देंगे तो ओनली बचेगा कैल्शियम एसीटेट। लेकिन कैल्शियम एसीटेट कैसा, ठोस मिलेगा। फिर जब किसी को वाष्पित कर देंगे, वाष्पन करा देंगे उसको, तो क्या होगा उसका, वो उसमें से नमी बचेगा, क्या कठोर हो जाएगा। तो कैल्शियम क्या बनेगा, ठोस। और कैल्शियम एसीटेट जो हमें मिल गया, इसी कैल्शियम एसीटेट, जब हमें कैल्शियम एसीटेट मिल जाएगा तो इसी कराएंगे हम सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया, सांद्र H2SO4 क्रिया। और जब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा हमें, एसिटिक अम्ल। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण हमें करना है। तो कैसे होता है, तो हमने आपको बताया कि पाइरोलिग्नियस जो अम्ल है, यह है एसिटिक अम्ल, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। दोबारा सुनना, पाइरोलिग्नियस अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल
एसीटोन और जल, इन सभी को मिश्र रूप में बोलते हैं पायरोलिग्नस अम्ल। ठीक है, अब इन सभी चीजों से हमें केवल चाहिए एसिटिक अम्ल। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पायरोलिग्नस अम्ल में जो एसिटिक अम्ल है वो कितना परसेंट होता है, तो बताइए 8 से 10% के अंतर्गत एसिटिक अम्ल पायरोलिग्नस अम्ल के अंतर्गत पाया जाता है। साथ में कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जो अन्य पदार्थ हैं आपके, वो आपका मैथिल एल्कोहल होगा, हो सकता है एसीटोन भी हो सकता है और जल हो सकता है। ठीक, तो हमने इसको सबसे पहले कराया गर्म, क्योंकि इसमें देखो पानी भी है, एसीटोन सब चीज है, तो सबसे पहले कराते गर्म, क्योंकि हमें चाहिए केवल एसिटिक अम्ल है, और सो हम सबसे पहले गर्म कराएंगे जिससे जी अच्छी चीजें अलग हो जाए। गर्म कराएंगे तो हमें मिलेगा इसकी वाष्प। जब किसी चीज को गर्म करते तो क्या मिलती है, वाष्प। वाष्प में आपने डाला बुझा चूना, तो कैल्शियम एसिड का विलयन बन गया, और जब कैल्शियम एसिड का विलयन मिला, पानी पानी हो गया, तो पानी वाष्प पहले थी, फिर हमने बुझा चूना डाल दिया पानी रूप में, तो क्या हुआ, हमें विलयन नहीं मिला। इसको हमने कर दिया, इसी पानी को हमने उड़ा दिया, वाष्पन करा दिया, वाष्पन, तो मिलेगा कैल्शियम एसिड। कैसा मिलेगा, ठोस। फिर जब मिलेगा शांत नाइट्रोसल्फर से डाला तो एसिटिक अम्ल में प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए वाष्प में क्या, वाष्प किसकी है, एसिटिक अम्ल की। देखो एसिटिक अम्ल, और किस क्या डाला वाष्प में, बुझा चूना। ठीक, डाला तो देखो क्या हुआ, कैल्शियम इस हाइड्रोजन को अलग करेगा, तो बनेगा क्या, CH3 का होल टाइप टू सी, और दो जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। हमारी बात को, तो ये रिएक्शन आपकी बनेगा क्या, कैल्शियम एसिड। बस समझ आ गई। अब इसी कैल्शियम को वाष्प किया, फिर ठोस आया, और कैल्शियम मिलाया शांत नाइट्रोसल्फर। देखो कैल्शियम मैं दिखू ना दिखू, लेकिन आप रिएक्शन मत देखना, और क्या बनाया, H2SO4। देखो कैल्शियम निकला है, H2SO4 एक किया, तो देखो CaSO4 हो गया, तो CaSO4 हो गया, दो अणु जी हैं और दो H है, तो 2CH3COH हो गया। आप खुद देखिए, आप यहाँ देखना, बन गया हमारा एसिटिक। क्या बन गया हमारा, एसिटिक। तो ये आपके दो मेथड थे जो हमने आपको बनाने और सिखाने की बार बार बात की है। तो केला क्या देखा, पहला देखा हमने कोल तार से फिनॉल का निर्माण, दूसरा हमने देखा पायरोलिग्नस अम्ल से किसका निर्माण, एसिटिक अम्ल का निर्माण। पायरोलिग्नस अम्ल होता क्या है, इस बारे में हमने बात की आपसे। तो दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट मेथड थे, आपसे बार बार कहेंगे। और यदि इनका फिनॉल का, अभी एसिटिक अम्ल तो मैंने विस्तार से पढ़ाया नहीं चैनल पर, लेकिन फिनॉल मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेट चीजें पढ़ा चुका हूं, मैं एसीटोन पढ़ा चुका हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा है अभी, इसके पहले जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। फिनॉल को आप विस्तार से चैनल पर देख सकते हैं, डाल सकते हो फिनॉल, हेमंत प्रजापति, HP केमिस्ट्री, ठीक है, बायल। ठीक, तो ये आपके लेक्चर बात होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड थे जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।